नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय में हम राजस्थान के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजस्थान के इतिहास में वो इतिहासकार देखे थे। आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन उसके विषय में पढ़ेंगे। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन, और इनमें प्रमुख रूप से जो जनजाति थी वो भील जनजाति। कौन सी थी? भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान में जो जनजाति जिसका प्रमुख स्थान है जनजातीय आंदोलनों में, सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति की, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे भील जनजाति के बारे में। यानी जनजातीय जो आंदोलन हुए राजस्थान में वो भील जनजाति से ज़्यादातर रिलेटेड थे, संबंधित थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो ये वागड़ जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसमें भील जनजाति निवास करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा मेवाड़ के अलावा बात करें तो सिरोही, इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। बात करें राजस्थान के पड़ोसी जो क्षेत्र थे, जैसे मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा, और इसके अलावा गुजरात में पड़ता है, गुजरात में आपका ईडर, गुजरात में ईडर के अलावा सूंत के अलावा विजयनगर, ये जो क्षेत्र हैं ये सारे भील जनजाति से संबंधित हैं। राजस्थान में जो भील जनजाति का आंदोलन हुआ उसका प्रभाव, ये जो वागड़ क्षेत्र है यहाँ पर आंदोलन हुआ, इसका प्रभाव इन सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। तो इस कारण से भील जनजाति जो मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, कहाँ निवास करती है? वागड़ के क्षेत्र में, मेवाड़, सिरोही, मालवा, गुजरात का ईडर, सूंत, विजयनगर आदि क्षेत्रों में निवास करती है। तो राजस्थान में जो भील जनजाति के आंदोलन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन। तो ये भगत आंदोलन भी कहाँ हुआ, किससे संबंधित था? तो ये भी भील जनजाति से संबंधित था, भील जनजाति से। और भगत आंदोलन ये कहाँ से? तो सबसे पहले वागड़ क्षेत्र, वागड़, इसका प्रभाव फिर आगे जाकर पड़ा मेवाड़ के अलावा सिरोही, मालवा, ईडर, विजयनगर आदि सभी क्षेत्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। तो मुख्य रूप से हमारे वागड़ में इसकी शुरुआत हुई थी भगत आंदोलन की। अब देखिए, भगत आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले हम अगर कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसकी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास करते हैं कि वो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो क्या उसके कारण रहे होंगे, प्रमुख कारण क्या रहे। भगत आंदोलन जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में शुरू हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या रहा? तो प्रमुख कारण ये रहा कि 1818 में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। अब जब अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली तो इस संधि के तहत क्या हुआ? इस संधि के तहत जो सबसे पहली बात यह हुई कि प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई।
प्रत्येक रियासत में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल एजेंट पीए की नियुक्ति की गई। मेवाड़ में भी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई और पहले जो मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट बने कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन बने थे, कर्नल जेम्स टोड बने थे। ये ध्यान में रखना है, कर्नल जेम्स टोड। भगत आंदोलन का जो प्रारंभिक कारण है वो ये है कि 1818 में मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह जी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। और इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल, यानी जिस जिस रियासत ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ में संधि की, तो संधि के अंतर्गत यहाँ पर उस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। मेवाड़ के प्रथम जो पॉलिटिकल एजेंट बने वो कौन बने, कर्नल जेम्स टोड बने। अब यहाँ पर क्या हुआ, अन्य कारण और देखते हैं। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, आंतरिक प्रशासन अपने हाथ में, इसके अंतर्गत देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। देशी सेनाओं को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई तो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया वो इलाका, तो अब अंग्रेज सेना यहाँ पर कार्य करेगी। पहले देशी सेना रियासतों में कार्य करती थी राजाओं के अधीन, उस सेना का अब कोई औचित्य नहीं रह गया था, पूरा का पूरा अधिकार हो गया अब अंग्रेजों का। अंग्रेजी पद्धति से अब यहाँ सेना स्थापित की जाएगी, ऐसा कार्य हो गया। इसके अलावा और बात करें, देशी सेनाओं को भंग कर दिया कर्नल जेम्स टोड ने, मेवाड़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, आंतरिक प्रशासन क्या कर लिया, आंतरिक प्रशासन हाथ में आ गया। मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन इन्होंने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने भीलों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध, भीलों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। ये कार्य हुआ और जब ये संधि हुई तो इस संधि के कारण भीलों की जो जीवन पद्धति थी उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भीलों पर इस संधि का क्या पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव। ये ध्यान रखना है। 1818 में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने जो संधि की थी, इस संधि का भीलों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। मेवाड़ रियासत में भी जब इसने संधि कर ली तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति की गई, पॉलिटिकल एजेंट प्रथम बने मेवाड़ के। देशी रियासतों को समाप्त कर दिया, भंग कर दिया गया, देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया, और मेवाड़ का जो आंतरिक प्रशासन है कर्नल जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने भीलों के ऊपर कई प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, कई प्रकार के इन्होंने भीलों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। अब देखिए किस प्रकार से क्या काम हुआ, आगे हम देखते हैं। दूसरा कारण, पहला ये संधि का हो गया कि संधि हुई तो संधि के क्या प्रभाव रहे, पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि भीलों की परंपरागत खेती को समाप्त कर दिया गया। भीलों की परंपरागत खेती को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अगला जो तीसरा कारण है वो ये है, भीलों के वन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। भीलों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए। वनों के ऊपर इनका जो अधिकार हुआ करता था, नियंत्रण हुआ करता था, क्योंकि वनीय क्षेत्र में निवास करती हैं जनजातियां, ज़्यादातर आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं वो वनों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। तो भील अपनी जो जीवन पद्धति है उसका आधार वनों को ही मानते हैं, तो भीलों के वन अधिकारों को भी क्या कर दिया, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद में भीलों से बेगार ली जाने लगी, बेगार करवाई जाने लगी। बेगार करवाई जाने लगी तो सूदखोरों के चंगुल में फंसने लगे। भील किसके? सूदखोर यानी जो ब्याज पर रुपए देते हैं, महाजन वगैरह, उनके चंगुल में फंसने लगे। और बात करें तो भीलों के सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन करने लगे अंग्रेज, और इनकी जीवन पद्धति में बदलाव आया। ऐसा करने से इनकी जीवन पद्धति में क्या आया? बदलाव। जीवन पद्धति में बदलाव आया, यानी भीलों के सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन शुरू हो गया। किस प्रकार से परिवर्तन शुरू हुआ कि देखिए, एक डायन प्रथा चलती थी, यानी किसी भी महिला को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो डायन प्रथा का 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। स्वरूप सिंह ने इसके ऊपर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों के कहने पर इस प्रकार का काम हुआ था भाई। तो डायन प्रथा उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार भीलों की सामाजिक जो रीति रिवाज थे, सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। डायन प्रथा पर रोक लगा दी गई। स्वरूप सिंह ने 1853 में ऐसा किया। भीलों की जीवन पद्धति में क्या शुरू हो गए? बदलाव आना शुरू हो गया। उसके बाद में अगर और कारण देखें तो भील लोग महुआ जो पेड़ है, इससे शराब बनाते थे, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। महुआ के पेड़ से शराब बनाकर अपना जीवन यापन किया करते थे, इसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। और बात करें, तंबाकू और अफीम की खेती करते थे, इनके ऊपर चुंगी कर लगा दिया। तंबाकू और अफीम की खेती पर क्या लगा दिया? चुंगी कर। तंबाकू और अफीम की खेती पर क्या लगा दिया? चुंगी कर लगा दिया था। तो इस प्रकार से भी भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और बात करें, मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया 1841 में। इसका मुख्यालय रखा गया खेरवाड़ा। कहाँ पर रखा गया? खेरवाड़ा। इसका गठन क्यों किया गया था ये भी पता है। भीलों के उपद्रवों को दबाने के लिए, भीलों के उपद्रवों को दबाने के लिए अगर कोई भी भील किसी भी प्रकार का उपद्रव विद्रोह की स्थिति अपनाता है तो इसके लिए एक नई टुकड़ी स्थापित कर दी गई, मेवाड़ भील कोर, सरदार सिंह जी के समय 1841 में। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा में। और मेवाड़ भील कोर, इसका जो व्यय था, खर्चा था, ये 1,20,000 जिसमें 50,000 तो मेवाड़ का महाराणा खर्च करता था। मेवाड़ के महाराणा से लिए जाते थे। और 70,000 अंग्रेज। कौन देते थे? अंग्रेज देते थे। इस प्रकार से ये व्यवस्था कर रखी थी। मेवाड़ भील कोर का गठन किया। उसका खर्चा होता था 1,20,000, जिसमें 50,000 मेवाड़ की महाराणा को देने पड़ते थे, और बाकी के जो शेष 70,000 रुपये हैं, वो जो खर्चा था वो अंग्रेज वहन करते थे। इन सारे कारणों से भील नाराज हो गए। इन सभी कारणों से भील क्या हो गए? नाराज।
भील नाराज हो गए, भीलों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, भीलों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। भीलों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो इस कड़ी में हम देखते हैं किस प्रकार से विद्रोह करना शुरू किया। तो कुछ इलाके हैं जैसे बारापाल, पड़ूना, ये क्षेत्र हैं, भोराईपाल, इन क्षेत्रों के भीलों की अंग्रेजों के साथ में क्या हुई, झड़प हुई, अंग्रेजों के साथ झड़प हुई। बारापाल, पड़ूना, भोराईपाल आदि जो क्षेत्र हैं वागड़ क्षेत्र में, यहाँ के भीलों की अंग्रेजों के साथ में क्या हुई, झड़प हुई। और 1881 में एक कारण और देख लें आप, भारतवर्ष में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, लेकिन पहली बार जो व्यवस्थित जनगणना है वो कब करवाई गई थी, 1881 में। ये व्यवस्थित जनगणना थी लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुई, लॉर्ड रिपन के काल में। तो लॉर्ड रिपन के काल में यहाँ पर क्या हुई, मेवाड़ में जनगणना हुई और 1881 में मेवाड़ में भी जनगणना हुई। मेवाड़ में जनगणना हुई तो मेवाड़ में भीलों को भी जनगणना में शामिल किया गया। भीलों को जब जनगणना में शामिल किया गया, क्योंकि आपको पता है एक प्रकार से हाशिए पर रहने वाली जाति है भील जनजाति, जो वनीय क्षेत्रों में निवास करती है, हाशिएकरण की शिकार है। तो इन भीलों में इस बात की खबर फैल गई कि जो जनगणना का कार्य मेवाड़ में करवाया जा रहा है, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, इस जनगणना के कार्य के माध्यम से भीलों को अफगानिस्तान युद्ध में भेजना चाहते हैं। अंग्रेज कहाँ भेजना चाहते हैं, अफगानिस्तान युद्ध में भेजना चाहते हैं। अंग्रेज भीलों को कहाँ भेजना चाहते हैं, अफगानिस्तान युद्ध में भेजना चाहते हैं और भीलों के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगाएंगे। इस प्रकार की क्या फैल गई, खबर फैल गई। इस कारण से भी भीलों में क्या हुआ, असंतोष की भावना पनपनी शुरू हो गई। भीलों में क्या हो गया, असंतोष, और यही असंतोष फिर किसका कारण बना, विद्रोह का कारण। एक बार पुनः रिपीट कर ले ताकि सारी बातें आपको पुनः समझ में आ जाएं कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण भील आंदोलन शुरू हुए। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले भील जनजाति के आंदोलन ही देखते हैं, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति ये वागड़, जो राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है, वहाँ पर निवास करती हैं। इसके अलावा मेवाड़, सिरोही, मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात के ईडर, सोंथ, विजयनगर आदि क्षेत्रों में भीलों का प्रभाव है। तो भील जनजाति का जो राजस्थान में आंदोलन होता है वो होता है भगत आंदोलन, और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र से हुई, राजस्थान में वागड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वहाँ से। इसका प्रभाव मेवाड़, सिरोही, मालवा, ईडर, विजयनगर आदि क्षेत्रों पर भी पड़ा। यहाँ के भील भी इस आंदोलन के प्रभाव में आए। और भगत आंदोलन जो हुआ इसका प्रमुख कारण क्या था, यानी जो भगत आंदोलन होगा इसका कारण क्या रहा, तो सबसे पहला कारण तो ये है कि सन 1818 में मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह जी, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। और इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि प्रत्येक रियासत में, यानी मेवाड़ 1817 में 1818 में यहाँ राजस्थान की विभिन्न रियासतों के राजा अंग्रेजों के साथ में संधि कर रहे थे। तो इस संधि के अंतर्गत प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। यहाँ मेवाड़ में भी की गई। मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन बना, तो कर्नल जेम्स टोड बना था। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बने। ये संधि हुई, इस संधि का भीलों के ऊपर क्या पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा, देखिए यहाँ देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया,
यानी समाप्त कर दिया गया। देशी सेनाओं को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है लंबे समय तक मेवाड़ के महाराणाओं के लिए सैनिक के रूप में कार्य करते थे भील जनजाति के लोग। महाराणा प्रताप के बारे में आपने पढ़ा होगा, भील पुंजा, जो महाराणा प्रताप के भील सेना नायक हुआ करते थे। तो आप किस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मेवाड़ के इतिहास में भी देखते हैं। लेकिन जैसे ये संधि हुई तो संधि के अंतर्गत इनकी सेनाओं को समाप्त कर दिया। ये लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो इनको कुछ ना कुछ कार्य, इनके अंदर असंतोष फैला, तो आगे जाकर ये असंतोष फिर किसका कारण बनेगा? विद्रोह का कारण बनेगा। यही बात यहाँ पर हुई। यहाँ जो मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन था वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और उन्होंने भीलों पर कई प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, कई प्रकार से प्रयास किया। और कैसे प्रयास किए? देखिए, भील का जो सरदार होता था गमेती, क्या नाम था उसका? गमेती। गमेतियों को जो कर के अधिकार प्राप्त थे, करों के अधिकार को समाप्त कर दिया। गमेतियों को जो करों के अधिकार प्राप्त होते थे, उन करों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि गमेती जो भील सरदार होता था उसको जो कर मिलते थे वो कर क्या हो गए? अब समाप्त हो गए थे। और कौन कौन से थे? जैसे एक तो था रुखाली कर, रास्ते की चौकीदारी के रूप में जो कर लिया जाता था भीलों के द्वारा, उसका नाम था रुखाली कर। और ये किसको प्राप्त होता था? भीलों को। भीलों का सरदार होता था गमेती, उसके पास में जाता था। और एक होता था भोलाई कर। कौन सा कर? भोलाई कर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, यानी इनके क्षेत्र से होकर जो यात्री गुजरता था उनकी सुरक्षा का भार भीलों के ऊपर होता था। और उस के लिए ये जो कर लेते थे उसका नाम था भोलाई कर। तो रुखाली कर और भोलाई कर ये सारे के सारे क्या कर दिए? समाप्त कर दिए अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने ये व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। अब देखिए अगला कारण क्या हुआ? भीलों की परंपरागत खेती को भी समाप्त कर दिया गया। अब आपको पता है भील अपना जो जीवन यापन करते हैं, भीलों की जो जिंदगी है पूरी तरह से वनों के ऊपर ही आधारित है। यानी ये वनीय उपज से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वनों के ऊपर ही इनके जीवन का आधार टिका हुआ है। वनों के अंदर ये अगर जो खेती करते थे वो खेती परंपरागत रूप से क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। वन अधिकार समाप्त कर दिए गए। वनों से प्राप्त होने वाली उपज अब ये प्रयुक्त नहीं कर सकते थे, काम में नहीं ले सकते थे। इसके ऊपर अंग्रेजी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी स्थिति में इनसे बेगार ली जाने लगी, बेगार करवाई जाने लगी, क्योंकि ये बेरोजगार हो गए, इनके पास में कोई काम धंधा नहीं रहा, तो इनको काम पर लगाया, जिसके बदले में इनको कुछ नहीं प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में फिर भील सूदखोरों के चंगुल में फंसने लग गए। भीलों की सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। किस प्रकार से? क्योंकि इनकी जो एक डायन प्रथा प्रचलित थी भीलों में, इसके ऊपर 1853 में स्वरूप सिंह जी ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इससे इनकी जीवन पद्धति में बदलाव आना शुरू हो गया। तो अपने इन बातों से भी इनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। महुआ पेड़ से शराब बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, इसके ऊपर भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू और अफीम की खेती करते थे, उसके ऊपर इन्होंने चुंगी कर लगाना शुरू कर दिया। मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। 1841 में मुख्यालय उसका खेरवाड़ा रखा गया। इसका गठन ही भीलों के उपद्रवों को दबाने के लिए किया गया था। मेवाड़ भील कोर का जो खर्चा होता था 1,20,000, उसमें 50,000 मेवाड़ के महाराणा को देना पड़ता था। शेष जो बची हुई रकम है 70,000 रुपये, वो व्यय के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे कारण थे जिससे वागड़ क्षेत्र के, हमारे राजस्थान के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, सिरोही, यहाँ के भीलों में क्या हो गया? असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, नाराज हो गए, विद्रोह कर दिया इन्होंने। बारापाल, पडुना, भोराईपाल के भीलों की अंग्रेजों के साथ में झड़प भी हुई। 1881 में
पूरे भारतवर्ष में जनगणना की व्यवस्थित रूप से शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। वैसे लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना कार्य शुरू हो गया था, लेकिन व्यवस्थित जनगणना का काम हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। तो मेवाड़ में जनगणना हुई, भीलों को भी यहाँ पर काउंट किया जाने लगा। तो भीलों में ये एक प्रकार से खबर फैल गई कि भीलों इस प्रकार की जो जनगणना का कार्य है वो इसलिए करवाया जा रहा है कि अंग्रेज भीलों को अफगानिस्तान युद्ध में भेजना चाहते हैं और भीलों पर कई प्रकार से टैक्स लगाना चाहते हैं। तो इन सभी बातों से भीलों के अंदर क्या व्याप्त हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, और जो किसका कारण बना, विद्रोह का कारण बना। उसके बाद में आगे देखते हैं हम भगत आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो। पृष्ठभूमि हमने देख ली है, अब भगत आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा। भगत आंदोलन, तो इसका प्रवर्तक तो ध्यान रखेंगे कौन थे, प्रवर्तक गोविंद गिरी, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, ये इनके क्या थे, प्रवर्तक थे। भगत आंदोलन यानी इन्होंने चलाया था। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु एक ही व्यक्ति के नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं कर होना है इसमें। गोविंद गिरी नाम ध्यान रखें या गोविंद गुरु एक ही बात है। ये कहाँ के रहने वाले थे, बांसिया ग्राम, ये पड़ता है डूंगरपुर में। 1858 में इनका जन्म हुआ था, बांसिया गांव डूंगरपुर में, यहाँ के रहने वाले थे। और ये बंजारा परिवार, इनका जन्म हुआ था कौन से परिवार में, बंजारा परिवार। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि रीट के एग्जाम में आया हुआ है। गोविंद गिरी किस समुदाय से थे, बंजारा। कौन से समुदाय से थे, बंजारा समुदाय से थे। तो ध्यान रखेंगे गोविंद गिरी भगत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बांसिया ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार से थे। और इनके गुरु का नाम, गोविंद गुरु के गुरु का नाम महंत राजगिरी। कौन थे, महंत राजगिरी इनके गुरु थे। कौन थे, तो ये बूंदी कोटा अखाड़े के महंत थे, बूंदी कोटा अखाड़े के महंत। अब देखिए भगत आंदोलन की शुरुआत की किसने, गोविंद गिरी ने। तो इन्होंने बांसिया ग्राम में अपनी धूणी और निशान स्थापित किया। बांसिया ग्राम में इन्होंने अपनी धूणी व निशान क्या किया, स्थापित किया। और इस धूणी और निशान के माध्यम से इन्होंने भीलों में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया। देने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया। भीलों को आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का, भीलों में नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। गोविंद गिरी के द्वारा डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में इन्होंने अपनी धूणी व निशान स्थापित किया और प्रयास किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक चेतना जागृत की जा सके, सामाजिक चेतना जागृत की जा सके भीलों में। और इस उद्देश्य से इन्होंने भीलों को समझाया कि आप एकेश्वरवाद में विश्वास करें, एक ईश्वर की क्या करें, पूजा, एकेश्वरवाद में क्या करें, विश्वास। और क्या कहा, और कहा चोरी डकैती बंद करें। चोरी डकैती लूटपाट है, ये जो कामकाज है आप लोग क्या करें, बंद करें। इस प्रकार की व्यवस्था भी इन्होंने आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से भीलों में जागृत करने की कोशिश की। इसके अलावा और बात करें तो इन्होंने सामाजिक कुरीतियों रीति रिवाजों
सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया कि समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, पाखंड है, आडंबर हैं, इनको समाप्त किया जाए। अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को मिटाना, समाप्त करना आवश्यक है, ऐसा प्रचार किया। सामाजिक कुरीतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया इन्होंने। मुख्य रूप से भी लोग शराब पसंद करते थे, भाई शराब इनका जीवन का आधार था, तो शराब बंद करवाई इन्होंने कि भील शराब न पिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक चेतना का संचार हो सके, शराब नहीं पिए। और इसके अलावा स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार इन्होंने भीलों में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक शिक्षा के रूप में स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार से कार्य रहे गोविंद गिरी के भीलों में एक राजनीतिक चेतना जागृत करने के प्रयास के रूप में। अब देखिए गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सीरीज, गोविंद गिरी किससे मिले? स्वामी दयानंद सरस्वती से। गोविंद गिरी किससे मिले भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले और मिलकर इन्होंने भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए इनसे प्रेरणा ली। स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या ली? प्रेरणा ली। क्योंकि आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म का नारा दिया था। सबसे पहले इन्होंने स्वदेशी अपनाने की तरफ जोर दिया, स्वदेशी अपनाने की तरफ जोर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वालों के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया कि आप हिंदू धर्म को न छोड़ें। अगर किसी हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो पुनः आप हिंदू धर्म में शामिल हो। इसके लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। इसी प्रेरणा से, इसकी प्रेरणा से ही, शुद्धि आंदोलन की प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने हमारे राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम क्या है? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन इनकी प्रेरणा से ही शुरू किया गया था। और इसमें इनके सहयोगी रहे कौन? सुरजी भगत। सहयोगी कौन थे? सुरजी भगत। सुरजी भगत गोविंद गिरी के क्या रहे? प्रमुख सहयोगी रहे थे। ठीक है, समझ गए होंगे बात। गोविंद गिरी जो महान भारत के समाज सुधारक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो भारत में सबसे पहले स्वदेशी का नारा इन्होंने दिया। स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, शुद्धि आंदोलन। इसी शुद्धि आंदोलन के प्रभाव में आकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का नाम था भगत आंदोलन। और इसमें इनके प्रमुख सहयोगी कौन रहे? सुरजी भगत रहे थे। ठीक है, शुद्धि आंदोलन मैंने बता दिया, जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है उसको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था वो शुद्धि आंदोलन था। अब आगे देखिए 1883 में गोविंद गिरी ने संत सभा का गठन किया। संत सभा का क्या किया? गठन किया। 1883 में गोविंद गिरी ने क्या किया? संत सभा का गठन किया था। संत सभा, इसका अर्थ क्या होता है? संत सभा का अर्थ है प्रेम, बंधुत्व, मेल मिलाप, और पारस्परिक एकता स्थापित करना। संत सभा का मतलब ये होता है कि आपस में प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप और परस्पर एकता की भावना बनाई रखी जाए।
तो गोविंद गिरी ने 1883 में समसभा का क्या किया था, गठन किया था, ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 1883 में। और इस समसभा का 1903 से प्रथम अधिवेशन, समसभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी, ये भूकिया ग्राम बांसवाड़ा में है, अंबादरा के पास। तो समसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। कहाँ पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के पश्चात ये तय हुआ कि प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को यह अधिवेशन यहीं पर करना तय हुआ। समसभा की स्थापना हो गई 1883 में। पहला अधिवेशन जाकर 20 साल बाद में 1903 में हुआ मानगढ़ पहाड़ी, भूकिया ग्राम बांसवाड़ा में, अंबादरा के पास में पड़ती है, वहां पर इसका पहला अधिवेशन हुआ और यह तय हुआ इसमें कि प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को समसभा का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर होगा? मानगढ़ पहाड़ी पर ही होगा। यह तय हो गया था 1903 में। तो पहला अधिवेशन भी ध्यान रखेंगे 1903 में, स्थापना 1883 में। उसके बाद में आगे जाकर क्या हुआ? अब देखिए, भीलों में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। कौन? गोविंद गिरी। तो उनके ऊपर अंग्रेजों का दबाव पड़ा। अंग्रेजों का क्या पड़ा? दबाव पड़ा। अंग्रेजों का जब दबाव पड़ा इनके ऊपर, तो ये 1908 में, कब की बात है? 1908 में ये चले गए ईडर की तरफ। कहाँ चले गए? ईडर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ईडर गुजरात की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? ईडर गुजरात की तरफ चले गए। कौन? गोविंद गिरी। यानी अंग्रेजों। आपको पता है कि इन्होंने भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, भीलों का उत्थान करने के लिए, भीलों को नैतिक शिक्षा प्रदान की। तो भील इससे नाराज हो गए कि अगर अंग्रेज इससे नाराज हो गए कि अगर भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत हो गई तो ये अंग्रेजी शासन साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो 1908 में फिर जो ही अंग्रेजों का दबाव पड़ा गोविंद गिरी के ऊपर, तो ईडर गुजरात की तरफ चले गए और ईडर में जाकर ईडर के भीलों में इन्होंने भीलों का उत्थान और चेतना जागृत करने का प्रयास किया। भीलों का उत्थान करना शुरू किया। यहाँ से चले गए तो ईडर, और ईडर में जाकर भी इन्होंने वही काम किया जो इधर भीलों को जागृत कर रहे थे, चेतना शिक्षा दे रहे थे, उत्थान कर रहे थे, वही प्रयास वहां पर जाकर उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ईडर का एक गांव है पालपट्टा। पालपट्टा के सामंत के साथ 24 फरवरी 1910 को भीलों का समझौता करवा दिया। भीलों के साथ समझौता करवाया। भीलों के साथ में क्या करवा दिया? इसने समझौता करवा दिया। भीलों के साथ में समझौता करवा दिया पालपट्टा के सामंत के साथ में। तो इनकी पहली विजय मानी जाती है, जो ईडर गुजरात के पालपट्टा गांव के सामंत के साथ में भीलों का इन्होंने क्या करवाया था? समझौता करवाया था 1910 में। 1908 में चले गए थे उधर
भीलों में उधर राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम कर रहे थे, और पालपट्टा के सामंत के साथ में भीलों का क्या करवाया, इसने समझौता करवाया। ये इनकी प्रथम क्या मानी जाती है, विजय, फर्स्ट सक्सेस मानी जाती है गोविंदगिरी की। उसके बाद में ये 1910 में पुनः इधर अपने वागड़ की तरफ आ गए, मेवाड़ की तरफ आ गए 1910 में, और जब पुनः आ गए तो इन्होंने 1911 में 33 मांगे रखी। अंग्रेजी शासन के सामने कितनी मांगे रखी, 33 मांगे रखी। और इसके अलावा इन्होंने भील पंचायतें गठित करना शुरू कर दिया, भील पंचायतें गठित करना शुरू किया, यानी भील पंचायतों का गठन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के सामने इन्होंने 33 प्रकार की मांगे रखी, और 1911 में ही भगत आंदोलन को या भगत पंथ को पुनः संगठित किया, भगत पंथ को पुनः संगठित किया। इस प्रकार का काम करना शुरू कर दिया गोविंदगिरी ने। वापस ईडर से आए, और आने के पश्चात 1911 में भगत पंथ का क्या किया, इन्होंने पुनः संगठन करने का कार्य किया। और फिर आगे जाकर एक बड़ी घटना होगी 17 नवंबर 1913 को समसभा का अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन है, चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। सत्रह नवंबर 1913 को समसभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ चल रहा था, मानगढ़ पहाड़ी पर। और उस दिन तिथि थी कौन सी, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को 17 नवंबर 1913 को समसभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ चल रहा था, मानगढ़ पहाड़ी पर चल रहा था। और गोविंदगिरी, ये जो अधिवेशन चल रहा था, इसमें गोविंदगिरी भीलों को प्रवचन दे रहे थे। भीलों को क्या दे रहे थे, प्रवचन। इस बात की सूचना लगी किसको, अंग्रेजों को। इस बात की सूचना लगी कि गोविंदगिरी एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और उसमें भीलों को राजनीतिक रूप से चेतना जागृत करने के उद्देश्य से भीलों को शिक्षा दी जा रही है। तो इस बात की जानकारी, इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने 2 सैनिकों को भेजा जांच के लिए। कौन कौन से सैनिक थे, तो जांच के लिए जो सैनिक भेजे, यूसुफ खां, जांच के लिए यूसुफ खां, और एक और था गुल मोहम्मद। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या मानगढ़ पहाड़ी पर वास्तव में गोविंदगिरी अधिवेशन कर रहे हैं, भीलों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो इस बात की जानकारी के लिए यूसुफ खां, गुल मोहम्मद को मानगढ़ पहाड़ी पर ये देखने के लिए भेजा गया। ये वहाँ गए, इन्होंने देखा, ये बात भीलों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने इनको क्या कर दिया, मार दिया था। गुल मोहम्मद को क्या कर दिया, मार दिया। यूसुफ खां बचकर भाग निकला, ये जाकर वापस। अब सारे घटनाक्रम की बात बताता है कि इस प्रकार के बड़े सम्मेलन का आयोजन मानगढ़ पहाड़ी पर चल रहा है। तो उसके बाद में अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर क्या कर दी, यहाँ पर गोलीबारी कर दी। मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, और क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। उसमें 1500 भील, स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए थे। 1500 भील मारे गए। इसको कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग
हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। और मार्गशीर्ष जो शुक्ल पूर्णिमा मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर प्रतिवर्ष अब भीलों का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इनकी याद में भीलों का मेला लगता है मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, यहाँ पर भीलों का मेला लगता है इन भीलों की याद में। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, जो यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर जो गोलीबारी अंग्रेजों के द्वारा की गई, 1500 भील इसमें मारे गए थे और यहाँ से गोविंदगिरी को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर इनको क्या नाम ने, अहमदाबाद सेंट्रल जेल भेजा गया। अहमदाबाद सेंट्रल जेल। अहमदाबाद सेंट्रल जेल भेजा गया और उसके बाद में इनको 20 वर्ष की सजा हुई। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की सजा। 20 वर्ष की सजा हुई और उसके पश्चात इनको भेज दिया हैदराबाद। कहाँ भेज दिया? हैदराबाद जेल में भेज दिया, लेकिन इनकी सजा को फिर 10 वर्ष कम कर दिया गया था। 10 वर्ष कम कर दिया गया। 10 वर्ष कम कर दिया। पहले 20 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन उसके पश्चात इनकी सजा को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। और जब ये रिहा हुए, बाद में 10 वर्ष की सजा हुई, उसके बाद में रिहा होकर ये कहाँ रहने लगे? कुंभोई। ये गुजरात में पड़ता है कुंभोई गांव, यहाँ रहने लगे। शेष जीवन यहीं पर व्यतीत किया इन्होंने। शेष जीवन कहाँ व्यतीत किया? कुंभोई गांव गुजरात में इन्होंने रिहा होने के पश्चात अपना पूरा जीवन बिताया था। तो गोविंदगिरी के बारे में आप ये बात भी ध्यान रखें भाई, ये शांति के पुजारी और अहिंसा के पक्षधर थे, यानी हिंसा कभी भी नहीं चाहते थे। जैसे महात्मा गांधी के विचार थे, वैसे इनके विचार थे भाई। शांति के पुजारी और अहिंसा के हमेशा सदैव क्या रहे? पक्षधर रहे। कौन? गोविंदगिरी। और इसके अलावा इनका जो झंडा था वो सफ़ेद झंडा। कैसा झंडा था? सफ़ेद झंडा। तो सफ़ेद झंडे का मतलब ये शांति का प्रतीक ही है। सफ़ेद झंडा ये भीलों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना जागृत करने का प्रतीक। भीलों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना जागृत करने का प्रतीक रहा क्या? गोविंदगिरी के द्वारा प्रचलित सफ़ेद झंडा। तो ये इनके जीवन काल के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं। एक बार मैं इनको पुनः रिपीट करवा देता हूँ। भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गोविंदगिरी, जिनका दूसरा नाम गोविंद गुरु के नाम से भी आप जान सकते हैं। इनका जन्म बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। बंजारा परिवार में जन्मे थे। परीक्षा में प्रश्न आया है कि इनका संबंध किस परिवार से था, तो बंजारा परिवार से। इनके गुरु थे महंत राजगिरी, जो बूंदी कोटा अखाड़े के महंत हुआ करते थे। और बांसिया ग्राम में इन्होंने अपनी धूनी और निशान स्थापित किया। और यहाँ जब धूनी और निशान स्थापित किया तो यहाँ भीलों में राजनीतिक चेतना और नैतिक शिक्षा देने का इन्होंने प्रयत्न किया, ताकि भीलों को उत्थान किया जा सके। किस प्रकार की शिक्षा देना का प्रयास इनके द्वारा किया गया कि भीलों में इस प्रकार की इन्होंने चेतना जगाई कि आप एकेश्वरवाद में विश्वास करें, एक ही ईश्वर में विश्वास करें। चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं आप लोग करते हैं वो बंद करें। सामाजिक कुरीतियाँ, रीति रिवाज जो हैं प्रचलित है उनको समाप्त करें। जिनसे जो अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, ऐसी कुरीतियों को हटाने का प्रयास करें आप लोग। शराब,
जो आप में सबसे ज़्यादा प्रचलित है इसको बंद करें, विदेशी जो चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करें, स्वदेशी का क्या करें, प्रचार प्रसार, यानी स्वदेशी आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। इस दृष्टिकोण में अगर बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलकर प्रेरणा ग्रहण करते हैं गोविंद गिरी, और इनके द्वारा जो स्वामी दयानंद सरस्वती है भारत में आर्य समाज के संस्थापक, इनके द्वारा ही सबसे पहले स्वदेशी का प्रचार किया गया। स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म का नारा भी इन्होंने दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर जो व्यक्ति चले गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, इसकी प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, जिसमें सहयोगी रहे सुरजी भगत। 1883 में गोविंद गिरी ने सम सभा का गठन किया। इसका मतलब ही होता है प्रेम, भाईचारा, आपसी मेल मिलाप और एकता। इसका पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, जो बांसवाड़ा में भूकिया ग्राम अंबाद्रा के पास में पड़ता है, वहाँ पर है ये। इसका जो अधिवेशन हुआ था 1903 में हुआ था पहला, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, और ये तय हुआ कि प्रतिवर्ष ये अधिवेशन यहीं पर किया जाएगा। यहाँ पर रहकर गोविंद गिरी भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। निरंतर भीलों का उत्थान किया जा रहा था, तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो 1908 में ईडर गुजरात की तरफ चले गए। भीलों में उत्थान और चेतना जागृत करने का प्रयास इन्होंने ईडर में जाकर करना भी शुरू कर दिया। गांव-गांव में जाकर इन्होंने भीलों में चेतना जागृत करने का, भीलों का उत्थान करने के बारे में, भीलों को उनकी जो सामाजिक स्थिति है उससे अवगत करवाया। और इसी कड़ी में पालपट्टा के सामंत के साथ में भीलों का एक समझौता करवाया 24 फरवरी 1910 को। तो ये इनकी पहली सफलता मानी जाती है जो ईडर के पालपट्टा गांव में हुई थी। 1911 में 10 में वापस आ गए अपने राजस्थान की तरफ। 1911 में इन्होंने मेवाड़, या कह सकते हैं प्रशासन के सामने 33 प्रकार की मांगें रखी, भील पंचायतों का गठन करना शुरू कर दिया। 1911 में भगत पंथ को पुनः संगठित किया। 17 नवंबर 1913 को समसभा का वार्षिक अधिवेशन मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को कहाँ हो रहा था, वही मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था। और इस मानगढ़ पहाड़ी पर जो सम्मेलन हो रहा था, इसमें भीलों को प्रवचन दे रहे थे गोविंद गिरी। इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने यूसुफ खां और गुल मोहम्मद नामक सैनिक को भेजा, जिसमें गुल मोहम्मद को यहाँ भीलों ने मार दिया था। ये किसी तरह बचकर निकला और जाकर अंग्रेजों को सारी बात बताई थी। तो फिर अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के पश्चात यहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। तो इसमें 1500 भील लोग मारे गए। गोविंद गिरी को बंदी बना लिया गया, अहमदाबाद सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहाँ 20 वर्ष की इनको सजा हुई। फिर यहाँ से इनको हैदराबाद भेजा गया, जहाँ इनकी सजा को 10 वर्ष कम कर दिया गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ उस दिन आज भी मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर क्या लगता है, भीलों का मेला लगता है। तो गोविंद गिरी के बारे में कह सकते हैं शांति के पुजारी और अहिंसा के पक्षधर रहे हमेशा। इनका प्रतीक जो सफ़ेद झंडा था वो भीलों में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से चेतना जागृत करने का प्रतीक साबित हुआ। और जब ये रिहा होकर वापस आए तो कुंभोई गांव गुजरात में इन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो धन्यवाद।